प्रिय साथी संबंधियों, आपका निरपेक्ष प्रयास के इस सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो रिक्तता। आज से एक दिन पहले कहा जाए एक महापुरुष के निधन के कारण पैदा हुई। प्रथम श्रद्धेय रतन टाटा सचमुच एक रत्न थे। न केवल उन्होंने अपने 2 पीढ़ियों के योगदान को जीवित रखा, अपितु अपने सादगी भरे जीवन और आप उस आदमी की व्यथा, मानसिक दशा के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि जिसका जीवन साथी उसे नहीं मिला, मगर उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए लाखों लोग तैयार थे। सारी दुनिया से भारत के जो भी नामी गिरामी लोग हैं, उनके जो भी टिप्पणियां रतन जी के बारे में आ रही हैं, वो अपनी जगह पर एक अलग विषय वस्तु है। मैं आपसे इस ग्रुप के कंट्रीब्यूशन, इसके अंशदान, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, उनके योगदान का वर्णन हर जगह मिल जाएगा। परंतु इनकी 2 पीढ़ी पहले जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और औद्योगिकरण का जो आधार बिंदु है, उसके साथ साथ जो प्रबंधकीय व्यवस्था इस ग्रुप के द्वारा संचालित की गई, वह अनोखी है, यूनिक है। इस संदर्भ में कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसे प्रबंध की या कंपनियों के स्वामित्व की व्यवस्था किसी भी देश में नहीं। केवल भारत में और केवल भारत में है एक ही ग्रुप है जो उस व्यवस्था के अंदर पहले भी काम करता था और आज भी काम कर रहा है। और हम कह सकते हैं कि अगर इसके पूरी कंपनियों के पूंजीकरण की बात की जाए तो ये क्या नहीं करते। नमक जैसी साधारण चीज से लेके आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, अर्थात जो चिप बनते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स जो हैं, उन्हें बनाने तक का कार्य यह ग्रुप सबसे पहले चालू कर चुका है। जी हाँ, इस ग्रुप के चिप्स बनने चालू हो गए हैं और शीघ्र ही ये चिप्स व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। क्या खासियत है इस ग्रुप की? यह ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक प्रमुख ट्रस्ट है। उसके नीचे 24 अन्य ट्रस्ट हैं जो अलग अलग कंपनियों का संचालन करते हैं। हम कह सकते हैं कि टाटा सन्स का जो सबसे बड़ा ट्रस्ट है, जिसका चेयरमैन ही पूरी कंपनियों का स्वामित्व होता है या उन्हें वो कंट्रोल करता है, वह एक ट्रस्ट है। उसके नीचे अनेक और ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट अलग अलग कार्य हेतु निर्धारित है। कोई शिक्षा, कोई सोशल एक्टिविटी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, इस तरह भिन्न भिन्न कार्य जो है ना इस ग्रुप द्वारा किए गए हैं और वे अनोखे हैं इस अर्थ में कि उसे और किसी उद्योगपति ने कभी किया ही नहीं और उसमें अग्रणी होने का श्रेय केवल टाटा ग्रुप को जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय इनका योगदान, क्योंकि उस समय कांग्रेस के आधारभूत नेताओं में विशेषकर विचारधारा के निर्माण का सबसे बड़ा योगदान जो है ना महात्मा गांधी का था। केवल वो एक ऐसे विचारक थे जो किसी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता था, उसमें उनका योगदान इस अर्थ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक स्वदेशी माध्यम से, स्वदेशी तरीके से, चाहे वो स्वदेशी उत्पादन का प्रतीक चरखा हो या अहिंसा का उनका एक नारा हो, नॉन कोऑपरेशन का उनका प्रयास हो, ये सब विचार और ये सब रणनीतियां बनाने का कार्य केवल महात्मा गांधी ने किया। बहुत से लोग उन्हें
औद्योगिक क्रांति या यह मानते हैं कि वे उद्योगों की स्थापना के विरुद्ध थे। ऐसा नहीं, मैंने भी गांधी को पढ़ा है और गांधी का जो एक मुख्य सिद्धांत ट्रस्टीशिप है, इसने मुझे सबसे अधिक विचारणीय यह तथ्य लगा कि उन्होंने कहा कि जो भी धनवान व्यक्ति धनी बनते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमताएं और अन्य क्षमताएं एक साधारण इंसान से भिन्न होती है, परंतु वो जिस माध्यम का उपयोग करके धनवान बनते हैं, वे प्राकृतिक साधन, तो उस देश को संपत्ति रहती है वह, और देश की संपत्ति पे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति जो देश का नागरिक है, वह वास्तविक उत्तराधिकारी है उन सभी नेचुरल रिसोर्सेस का, जिसका दोहन करके कोई व्यक्ति धनवान बनता है। चाहे वो श्रम शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, या जो लोग उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उपभोक्ता हो, ये सब एक विशाल जनसंख्या का योगदान है। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग है, बड़े बड़े ग्रुप में लाखों लोगों की पूंजी लगी रहती है। क्या इस पूंजी का उपयोग करके, यानी एक साधारण इंसान की बचत का उपयोग करके, ये बड़े बड़े ग्रुप पूंजी निर्माण नहीं करते, परंतु लाभ में सिर्फ एक लाभांश डिविडेंड माध्यम से और उनके शेयर के मूल्य में वृद्धि का फायदा बहुसंख्यक निवेशकों को तो होता है, किंतु जिन्होंने यह कंपनी बनाई, जो प्रमोटर्स थे, रहते हैं, उन्हें सबसे अधिक फायदा इसका होता है। और इस कारण हम कह सकते हैं कि उनकी संपत्ति जो है, जो उनकी जिसे नेट वर्थ कहते हैं, वह करोड़ों अरबों खरबों डॉलर या रुपए में पहुंच जाती है। यह संपत्ति इस कारण नहीं होती कि उनके पास कितनी कारें हैं, कितने घर हैं, क्योंकि ये तो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, किंतु जो शेयर वो और उनकी ग्रुप की कंपनी के या उनकी फैमिली के परिवार के पास में जो शेयर होल्डिंग रहती है, उसमें मूल्य की वृद्धि होने के कारण इन उद्योगपतियों की लाखों करोड़ों अरबों करोड़ रुपए की संपत्ति बन जाती है। कभी विश्व के 10वें स्थान पर, कभी चौथे स्थान पर रहे हमारे देश के उद्योगपति इसी कारण तो पहुंचे। किंतु क्या आपने कभी सुना कि रतन टाटा जो इतने विशाल कंपनी के संचालन करता थे, उसके संचालन का नियंत्रण उनके पास में था, वो विश्व में तो छोड़ दीजिए, भारत में जो धनवान लोग हैं उसमें कहीं उनका कहीं नाम आता है क्या? यानी कि कहते हैं कि भारत की 5% धनवानों के पास में देश की लगभग 70% संपत्ति इनके पास में, 5% लोगों के पास में 70%, बाकी 10% के पास में करीब 15%, और केवल 5% लोगों के पास में करोड़ों लोग हैं। ये यानी आप कह लीजिए कि लगभग 120 करोड़ लोग हैं, जो 5 से 7 या 8-9% ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता है, उनके पास में देश की संपत्ति का हिस्सा है। अर्थात भारत में आय की विषमता इतनी अधिक हो चुकी है और ये लगातार बढ़ती आ रही है। नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं जो इनके मालिकों को करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फायदा पहुंचाते हैं, किंतु हर व्यक्ति तो अपना स्टार्टअप नहीं बना सकता। इसलिए गांधी जी का एक ये पहला मूल मंत्र था, उस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था, कि देश की आत्मा गांवों में रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण थोड़ा इंतजार कर सकता है, किंतु गांवों की उन्नति या भारतीय कृषि की उन्नति सब प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और इसी विषय को आधारित रखकर भारत कभी सोने की चिड़िया होता था। और मैंने कुछ वीडियो
आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि सोने की चिड़िया फुर्र हो गई है और हम कब कोयल के मधुर आवाज को सुन पाएंगे गांव की आर्थिक उन्नति के पश्चात। उसमें कुछ गणितीय गणनाएं गलत हो गई हैं, किंतु महत्व का विषय ये है कि गांधी जी चाहते थे पंचायत के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहले विकास हो और उसके पश्चात वो औद्योगिकरण के विपरीत नहीं थे, केवल ट्रस्ट का प्रबंधकीय व्यवस्था भी चाहते थे, जो पूरे भारत में और विश्व में कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप द्वारा किया गया। उनके द्वारा संचालित ट्रस्ट के माध्यम से ही पूरे ग्रुप का मैनेजमेंट होता है, जो सबसे आधुनिक, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि नमक से लेके माइक्रोचिप्स तक बनाने का कार्य टाटा ग्रुप द्वारा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो बेंगलोर का जो इंडियन फंडामेंटल रिसर्च से संबंधित कार्य है वह है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में आईआईटी तो विदेशों से सहयोग ले लेकर बने, मगर जो फंडामेंटल रिसर्च टाटा द्वारा की जाती है, उसी तरह हेल्थ के सेक्टर में आप देख लीजिए कि कैंसर का ट्रीटमेंट अब जरूर चालू हो गया है, जब एम्स जो हैं विभिन्न स्थानों पे बन गए हैं, दिल्ली में बन गए हैं, मगर एक चीपेस्ट यानी सबसे कम कीमत पर जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है वह आज भी बॉम्बे में टाटा का ही स्वामित्व वाला है। उसी तरह से सोशल साइंसेज में अगर कोई सबसे अग्रणी संस्था है तो टिस है, जहाँ पे सोशल साइंसेज को प्रमुखता के साथ में पढ़ाया जाता है। इसी तरह जमशेदपुर का जो वहां पर सबसे अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक पैदा होते हैं। इस तरह से जो उनके द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उन सब में इन्हीं संस्थाओं के विद्यार्थी होते हैं। और एक सर्वे में सामने आया है कि किस कंपनी के कर्मचारी सबसे संतुष्ट हैं, खुश हैं वहां पे काम करके, वह टाटा ग्रुप की ही कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप में अगर एक कोई व्यक्ति नौकरी चालू करता है, बहुत कम प्रकरणों में ये सामने आया है कि उसने उस ग्रुप को वहां से त्याग पत्र देके कहीं और गया है, क्योंकि टाटा ग्रुप उसका उन्नति कैसे होगी, उसके प्रमोशंस कैसे होंगे, उसका पारिश्रमिक क्या होगा, यह पूरी प्लानिंग उसको सामने रख देता है। ये तुम्हारी स्थिति आज ये है, अब आगे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। आपको आश्चर्य होगा कि रतन टाटा ने जब अपने ग्रुप में काम किया था तो वे एक सुपरवाइजर के रूप में उन्होंने काम चालू किया था, जबकि वो अमेरिका के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा लेके लौटे थे। मगर जिसे हम कहते हैं कि शॉप फ्लोर, वहां से उन्होंने कार्य चालू किया और धीरे धीरे करके जो है वो चेयरमैन तक पहुंचे। आज ही मैं पढ़ रहा था, न्यूज छपी है कि नितिन गडकरी से मिलने के लिए जो मलाबार हिल में रहते थे, तो नितिन गडकरी के पास में फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता था किंतु रास्ता भूल गया हूँ, मुझे बताओ यार कि कैसे पहुंचा जाए। गडकरी ने कहा कि आप अपने ड्राइवर से बात करा दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा रास्ता कैसे है। बोले नहीं, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास में ड्राइवर नहीं है। घोर आश्चर्य में पड़ गए नितिन गडकरी, टाटा ग्रुप का चेयरमैन बिना ड्राइवर के चल रहा है। बोले साथ में और कोई है क्या? बोले नहीं कोई नहीं है, अर्थात उनके साथ में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। बताइए कितने आश्चर्य की बात है कि दूसरे उद्योगपति पूरे लाव लश्कर के साथ में, सुरक्षा कर्मियों के साथ में कहीं भी जाते हैं। उनके व्यक्तिगत जो है ना 5-5, 6-6 जेट प्लेन है, प्राइवेट जेट है उनके माध्यम से करते हैं। मगर रतन टाटा एक साधारण से घर में रहते थे अपने डॉगी के साथ में, कुत्ते उन्हें बहुत प्रिय थे और कोई उनके साथ में नहीं रहता था। कोई नौकरों की फौज नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई 50-60 लग्जरी कारों का कोई फ्लीट उनके साथ में हो, ऐसा भी नहीं था। वे एक अत्यंत साधारण इंसान थे, सरल इंसान थे, परंतु देश प्रेम से ओतप्रोत। वो एक सपना देखते थे कि कैसे भारत को अग्रणी देशों की
श्रेणी में लाया जाए। कल्पना कीजिए कभी किसी जमाने में ब्रिटिश कार मेकर सबसे अधिक उनकी गाड़ियां जो है ना पूरे विश्व में फेमस थी, जिसमें जगुआर करके एक कंपनी है, वह विश्व की सबसे अच्छी गाड़ियां मानी जाती। परंतु उस पूरा ग्रुप को रतन टाटा ने खरीद लिया। किसी जमाने में भारत के कारखानों के मालिक ब्रिटिश और यूरोपियन देश होते थे, किंतु टाटा ग्रुप ने वहां के जो स्टील इंडस्ट्री है उसका भी अधिग्रहण किया और कार का भी अधिग्रहण किया। इस कारण नहीं कि वो कोई बड़ी एक्सपेंसिव कार बनाना चाहते थे, वह केवल उसकी प्रौद्योगिकी, उसकी टेक्नोलॉजी को जानना समझना चाहते थे। और आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो सबसे पहली कार बनाई टाटा मोटर्स ने, वो नैनो कार, और उसके पहले भी उन्होंने एक छोटी टाटा मोटर कंपनी बना के जो है ना कार का उत्पादन किए। और आज की तारीख में टाटा मोटर्स की कारें हमारे देश में लोकप्रिय हैं। और उन्होंने ईवी का पहली ईवी अगर नेक्सॉन कहते हैं, वह टाटा ग्रुप द्वारा ही बनाई जाती है। इस तरह से उनकी अग्रणी, चाहे वायु पैसेंजर एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो कि एयर इंडिया एक जमाने में टाटा के पास थी, किंतु राजनीतिक और दूसरे कई कारणों के कारण उसका स्वामित्व उन्हें छोड़ना पड़ा। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक अच्छी खासी फलती फूलती एयरलाइंस का बंटाधार हो गया, नीलाम होने की स्थिति में पहुंच गई। और किसी तरह सरकार सब्सिडी दे दे के उसके में जो घाटे हो रहे थे उसको पूरा करते करते थक गई। और कुछ दिन पहले वापस टाटा ग्रुप को उसके संचालन के लिए अधिग्रहित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि रतन टाटा एक पायलट भी थे। कार तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद चलाते थे, उनके साथ में कोई नौकर नहीं होता, वो अपना ब्रीफकेस खुद उठाते थे। कोई उनका पीए नहीं होता था, कोई उनका ऐसा सहायक नहीं होता था। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ना तो खुद कभी जो ऑफिस बंद होने के बाद में बड़ी लेट नाइट तक जो है ना ऑफिस में काम करते थे, ना किसी कर्मचारी को ऐसे पसंद करते थे जो अपने परिवार के साथ वक्त ना गुजार कर कंपनी के किसी कार्य में, किसी कार्यालय में 8-10 बजे तक बैठकर कंपनी का कार्य कर रहा हो। ऐसे महान टाटा परिवार, जिसके एक रतन टाटा थे, उनका निधन वाकई एक अपूरणीय क्षति है। किंतु मुझे आशा है कि नवल टाटा जो अब नए चेयरमैन बने हैं, वह अपनी पारिवारिक इस धरोहर को और आगे बढ़ाएंगे और अधिक प्रयासरत रहेंगे। टाटा ग्रुप का जो ख्याति है वो पूरे विश्व में पहुंचे। और विशेषकर जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, क्योंकि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही थी या उसके पहले जो संघर्ष होता था, तो टाटा और गांधी के बीच में वार्तालाप ना होता हो या गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत टाटा ग्रुप को मालूम ना हो, ऐसा असंभव है। गांधी जी के जो विचारधारा है, इसका प्रभाव जरूर जमशेद जी टाटा को भी हुआ होगा और उनके पश्चात सभी को इस चीज का एहसास होगा कि अगर संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाएगी और समाज में अगर असमानता फैलेगी आर्थिक रूप से, यह एक दिन बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी, जो आज जो भी पूंजीवादी देश है वो उसका परिणाम भुगत रहे। हम अभी इस चिंता से मुक्त हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ पूंजी के विरुद्ध किसी तरह का आंदोलन चालू नहीं हुआ है, किंतु जो असमानता है वह एक टाइम बॉम्ब की तरह है। असंतोष फैल रहा है और हमें प्रयासरत होना चाहिए, हमारे उद्योगपतियों को इस प्रयासरत होना चाहिए कि ये जो आय में और संपत्ति में जो दूरी बढ़ रही है यह कम से कम और ना बढ़े। और उसके लिए सबसे अधिक जरूरी यही है कि जो बहुसंख्यक आबादी खेती पर, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उनकी आय को बढ़ाया जाए। और उस आय को बढ़ाने का उपाय मैं भी बता चुका हूँ
उसे मैं फिर से दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ में भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति शांति शांति, यही मेरी प्रार्थना है कि जहाँ भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस प्रार्थना के साथ में मैं इस सत्र को समाप्त कर। धन्यवाद।